हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माय नेम इज़ तरुण मित्तल, टीम केमिस्ट्री। और बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये तन विष की बेल री गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो बेटा यहाँ पर सीएलसी के अंदर हम लोग सभी परिवार की तरह काम करते हैं और यहाँ पर हम लोग परिवार की तरह काम करते हुए सभी बच्चों के साथ एकदम फैमिली के वक्त के माहौल में ही कार्य करते हैं और इस अवधारणा के साथ काम करते हैं कि बच्चों को परफेक्ट करना है। यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और अगर आपने ईच वेराइटी का क्वेश्चन बनाया तो आप 100% सक्सेसफुल होकर जाओगे। और मेरा यही कहना है कि आप हर वेराइटी पे वर्क करो, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन की टाइप पे वर्क नहीं करना बेटा, हर टाइप के क्वेश्चन पे वर्क करना है और अपने को परफेक्शन के साथ काम करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसी चीज को सीएलसी हमेशा डिनोट करते हुए सारी चीजों को डिस्कस करता है। और इसी के साथ आज अपने एडवांस के इस केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। 2022 के पेपर फर्स्ट को डिस्कशन करने वाले हैं। और इस पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट में अपना पहला क्वेश्चन है बेटा ये वाला। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि रेड फास्फोरस Br2 का रिएक्शन कराना है। और अपन जानते हैं कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होता है और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आउट इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर CH2Br आ जाता है और यहाँ पर ब्रोमीन एज सच रहेगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये कंपाउंड R बना है बेटा उसका 1 ग्राम मेंशन्ड है और कैरियस मेथड में इसको ट्रीट कराया गया तो कितना वेट है AgBr का बनेगा। देखिए सबसे पहली बात, इसका वेट कितना मेंशन्ड अपने को 1 ग्राम। एक बात बताइए, इस कंपाउंड का मोलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सबके एटॉमिक मास दिए गए हैं तो मोलर मास होता है इसका 250 इस कंपाउंड का। तो एक बात बताइए, ये अपने पास R के क्या आगे मोल, ये R के मोल्स हैं, दैट इज द NR, मोल्स ऑफ R। अपने को एक बात बताइए, पहली बात तो कैरियस मेथड दिया गया है जहां पर फर्नेस के अंदर रिएक्शन होता है और हाई टेम्परेचर होता है बेटा। और हाई टेम्परेचर के कारण यहां पर दोनों ब्रोमीन आयोनाइजेबल है। कईयों को दिमाग में आता है कि सर ये तो रेजोनेंस में, बेटा हाई टेम्परेचर है, ऑल ब्रोमाइड आर आयोनाइजेबल। तो यहां पर दोनों ब्रोमीन आयोनाइजेबल रहेंगे और आयोनाइजेबल रहेंगे तो 2 मोल AgBr बनेंगे। अगर ये 1 मोल यूज करते हो तो कितने मोल AgBr बनेंगे? 2 मोल। अब ये बोल रहा है कि ये तो स्टार्टिंग में है ही 1/250 मोल, R की वैल्यू इतनी है। लेकिन एक बात बताओ, इस R से AgBr तो जस्ट डबल मिल रहा है ना। तो एक बात बताइए, यहां पर मैं बोल दूं कि व्हाट इज द मोल्स ऑफ AgBr। तो एक बात बताइए, AgBr के जो मोल्स हैं यहां पर वो कितने रहेंगे बेटा? 1/250 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक बात बताइए, इतने मोल्स रहेंगे। लेकिन अपने को क्या निकालना है? इसका वेट, AgBr का वेट। तो एक बात तो वेट ऑफ AgBr दैट इज 1/250 मल्टीप्लाई बाय 2 and multiply by 180, that is the molar mass of AgBr 188। तो अब एक बात बताइए, यहां पर जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 1.504 ग्राम, है ना? ये आंसर रहेगा। आई थिंक आसान सा क्वेश्चन था, सभी लोगों ने बना लिया होगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू, पहले तो क्यू प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, तो एक बात तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, सबसे पहली बात तो यहां पर कराया गया बेटा NaOH से और टेम्परेचर हाई दिया गया 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अपन लोग जानते हैं ऐसी कंडीशन में दिस इज द बेंजाइन मैकेनिज्म, यहां पर क्या बन जाता है बेटा? फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक बात बताइए, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया, फिर इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराया गया। एनसीईआरटी में फिनोल वाले चैप्टर में ही जस्ट नाइट्रेशन रिएक्शन में ही मेंशन्ड है कि जब फिनोल का सल्फोनेशन कराते हैं तो वहां पर 2 जगह सल्फोनेशन हो पाता है, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पर, तीनों जगह सल्फोनेशन पॉसिबल नहीं होता। अब एक बात बताइए, आगे अपने को मेंशन्ड है कि इसका नाइट्रेशन करा दिया जाए। अपने जानते हैं सल्फोनेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, तो यहां पर जब नाइट्रेशन कराओगे तो SO3 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा और यहां पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। और इसका मतलब यहां पर कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक बात बताइए, यहां पर पहली बात तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना था आपको। तो एक बात बताइए, जो Q है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज पिक्रिक एसिड। अब ये बोल रहा है इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है?
एक बात बताइए, अगर अपने यहां पर हाइड्रोजन फाइंड आउट कर ले, कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 मोल हाइड्रोजन। और एक बात बताइए, इस टोटल कंपाउंड का जो मोलिकुलर मास है वो 229 है, और अपने को इसका परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 100, है ना। तो एक बात बताइए, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अपने सबसे पहले तो क्या निकाल लिया कि यहां पर इस सब्सटेंस के अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है बेटा। 2 तो मेटा पोजीशन पर है, एक OH वाला हाइड्रोजन है, और टोटल इस कंपाउंड का मोलर मास कितना है? दैट इज 229। और बेटा अपने को परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक बात बताइए, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 1.31%। आई थिंक एक इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने बना लिया होगा, है ना। यहां पर हालांकि मैकेनिज्म कई यूज किए गए, बेंजाइन मैकेनिज्म को भी यूज किया गया, और साथ में आपको ESR रिएक्शन भी बताएगी, रिवर्सिबिलिटी भी बताएगी सल्फोनेशन रिएक्शन की, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल ऑफ एसिटाइलिन, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इज, वो भी ग्राम में बताना है। चलिए बात करते हैं। 15 मोल एसिटाइलिन था, है ना। अब एक बात, 15 मोल था एसिटाइलिन, रेड हॉट आयरन ट्यूब में गर्म करेंगे तो ये कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? बेंजीन। ठीक है। अब एक बात, ये बेंजीन बना और इसका 80% यील्ड है, 15 इंटू में 80/100। अब एक बात बताइए, यहां पर अगर ये 3 मोल होते हैं तो ये 1 मोल बनता है, और ये 1 मोल है तो ये कितना बनेगा? 1/3। तो एक बात बताइए, यहां पर 3 5 तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? 80/20। और यहां पर ये कितना आ गया अपने पास? 4 मोल। तो एक बात बताइए, एक ही कितने मोल बनेंगे भाई? यहां पर 4 मोल। अब इसी कंपाउंड का रिएक्शन AlCl3 से कराएं तो अपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये Cl- रिलीज हो जाएगा, कार्बोकेटाइन विच हैव रीअरेंजमेंट। तो एक बात बताइए, यहां पर क्यूमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं जिसे, है ना बेटा। तो अब एक बात, इसका यील्ड कितना परसेंट है? 50%। तो एक बात बताइए, बी कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा, आसानी से बना सकते हैं आप। अब इसका रिएक्शन O2 से हाइड्रोलाइसिस कराया गया और एसीटोन साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है। तो बेटा आप लोग सब लोग जानते हो, दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर फिनोल। तो यहां पर सी क्या बन जाएगा? फिनोल। और बेटा फिनोल का कितना मोल बनेगा? 1 मोल, क्योंकि 50% यील्ड है। अब इसका रिएक्शन कराएगा CH3COCl से, तो न्यूक्लियो SN2TH मैकेनिज्म होगा और यहां से HCl रिलीज हो जाएगा। और एक बात ये डी जो कंपाउंड है वो बनेगा क्या अपने पास? OC डबल बॉन्ड O CH3, ये बनेगा। और ये कितना मोल बनेगा बेटा? दैट इज 1 मोल। तो ये तो रिएक्शन का सीक्वेंस था जिसमें अपनों ने 1 मोल ये कंपाउंड है वो बना लिया। अब बेटा एक बात बताइए, अपने से क्या पूछा गया? इस डी कंपाउंड का जो अमाउंट है वो ग्राम में क्या होगी? मोल में नहीं पूछी, ग्राम में पूछी है। तो एक बात बताइए, वेट ऑफ डी कंपाउंड का वेट 1, इसका जो मोलर मास है दैट इज 136। तो एक बात बताइए, अपने पास आंसर कितना ग्राम आ जाएगा? 136 ग्राम। आई थिंक सब लोगों ने आसानी से बना लिया होगा, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन अगेन, जहां पर ऑर्गेनिक की रिएक्शन यूज की जाती है, और मैं क्लास में बोलता हूं कि जो क्यूमीन का रिएक्शन है ऑक्सीजन से, वो 100% जेई के अंदर, मतलब मोस्ट ऑफ मैंने देखा है हर पेपर में मोस्ट ऑफ आता ही है, हर ईयर आता है, चाहे मेंस में आए चाहे एडवांस में। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको जरूर करके जाइए, अच्छे से अप्रोच करके जाइए, है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट सेक्शन है अपना सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में पहला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, है ना। इस क्वेश्चन की बात करें तो फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल इज। तो बेटा 2p ऑर्बिटल है ना, और यहां पर उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट मेंशन किए गए हैं। तो एक बात, तो सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। बेटा एक बात बताइए, मान लो 2p ऑर्बिटल अपनों ने यूज किए, है ना। अब एक बात, ये 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराने अपने, है ना, और 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, है ना। और जब ओवरलैपिंग कराएंगे
तो यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है ना। कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा कंपाउंड ऑर्बिटल का, है ना बेटा। इस तरह के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसमें, और यहां पर इस तरह से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और स्टेटमेंट क्या है, सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। देखो पहली बात तो बीएमओ बनाना है, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल नॉट सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा इसका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कराते हैं, इंटरफेरेंस करवाते हैं, तो इस तरह के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर कितने नोडल प्लेन है, अपने पास 2 नोडल प्लेन है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये क्या बोल रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन एक्स जेड प्लेन। बेटा एक बात बताइए, दिस इज द 2p जेड ऑर्बिटल, है ना। और एक बात बताइए, अपने पास 2p जेड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। चलिए पहली बात तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना है, इट मीन दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर क्या होगा, जब अपने ऑर्बिटल को ज्वाइन करवाएंगे तो यहां पर माइनस प्लस, और यहां पर अगेन क्या होगा, माइनस प्लस। तो बेटा यहां पर क्या रहने वाला है, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इस तरह का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सबसे गलत जो स्टेटमेंट ये बोला गया है यहां पर, वो एक लाइन से ही आप पहचान सकते हैं। व्हाट इज दैट वन, कि ये बोल रहा है कि ये पीजेड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पीजेड ऑर्बिटल है। अब एक बात तो, दोनों पीजेड ऑर्बिटल है, सुन लो, यहां पर ये बोला गया कि ये पीजेड ऑर्बिटल है, और ये पीजेड ऑर्बिटल है, उसमें एक्स जेड प्लेन में क्या नोडल प्लेन पॉसिबल है? बेटा जेड पर तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्वाइन करवा रहे हो, तो जेड पे नोडल प्लेन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। जेड पर नोडल प्लेन ही पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। मूव करें नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। पाई ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मोलिक्यूल। चलो पहली बात तो पाई ऑर्बिटल की बात करते हैं। बेटा अगर पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार नहीं, पाई ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है, तो एक बात बताइए, यहां पर ये पीजेड ऑर्बिटल्स हैं, तो एक बात बताइए, नोडल प्लेन है वो कहां होगा, इस मोलिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक बात बताइए, जब इनका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो यहां पर अप साइड में प्लस और यहां पर डाउन साइड में क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये एक नोडल प्लेन बना। तो एक बात बताइए, यहां पर नोडल प्लेन तो है, कितना नोडल प्लेन है, एक। लेकिन स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। पाई ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर एक्सिस। बेटा एक बात तो, दिस इज द मोलिकुलर एक्सिस, क्या इसके परपेंडिकुलर नोडल प्लेन बना है क्या? नहीं भाई, ये तो स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, ये भी अपना आंसर नहीं रहेगा। फिर बोल रहे हैं पाई स्टार ऑर्बिटल। पहले चलो पाई स्टार ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। बेटा पाई स्टार ऑर्बिटल में बनाने के लिए एबीएमओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे तो यहां पर इस तरह से आपने पढ़ा भी होगा, 2 नोडल प्लेन बनते हैं, है ना। अब बात करते हैं अगेन क्वेश्चन की ओर। पाई स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द एक्स वाई प्लेन। देखते हैं, एक बात बताइए, ये कौन से ऑर्बिटल है, पीजेड। ये कौन से ऑर्बिटल है, पीजेड, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि पाई स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द एक्स वाई प्लेन। क्या एक्स वाई प्लेन में, बेटा ये दिस इज द जेड एक्सिस, क्या एक्स वाई प्लेन में, इस प्लेन में क्या नोडल प्लेन है? यस है। और एक बात बताइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पाई स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द एक्स वाई प्लेन। यस डेफिनेटली है। कंटेनिंग द मोलिकुलर एक्सिस, और मोलिकुलर एक्सिस भी हो, क्या ये मोलिकुलर एक्सिस भी है? डेफिनेटली दिस इज द मोलिकुलर एक्सिस, है ना। तो बेटा ये स्टेटमेंट अपना वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। 1 and 4 विल बी द आंसर। तो एमओटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन, है ना, और क्लास में इस पे जोर पे भी दिया जाता है, और एनसीईआरटी में भी एक अच्छे स्टेटमेंट्स है, कुछ अपने को अच्छे से पढ़ के रखना चाहिए, है ना। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटलर्जी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अपने को स्टेटमेंट चेकआउट करने हैं कुछ,
द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट आर इन्वॉल्व्स। बेटा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट है वो ट्रू रहने वाले हैं, वही बताना अपने को। द रिएक्शन ऑफ Al2O3 विद कोक एट ए टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेल्सियस। नो बेटा, इससे कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। सेकंड पे आते हैं, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट सॉल्यूशन बाय पासिंग CO2 गैस टू प्रेसिपिटेटेड हाइड्रेटेड एल्यूमिना। यस, दिस वन इज करेक्ट। व्हाई? तो एक बात बताओ बेटा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट सॉल्यूशन NaAlOH का होल 4, ये सॉल्यूशन है। इसका न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए कौन सी गैस फ्लो करी, CO2, और CO2 गैस फ्लो करने पर बनता क्या है, Al2O3.X2O, साथ में क्या बनता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो बात सही है ना। फिर लिखा हुआ है द डिसोल्यूशन ऑफ Al2O3 इन हॉट एक्वस NaOH। बेटा Al2O3 को हॉट एक्वस NaOH में डिसोल्व करते हो तो क्या ये डिसोल्व हो जाता है, 100%। सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है NaAlOH का होल 4, डेफिनेटली करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट रहेगा। फिर बोल रहा है Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो Na3Al6 क्रायोलाइट का यूज करते हैं 100% टू गिव एल्यूमिनियम एंड CO2। यस बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो याद होगा एनोड, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। एनोड है वो ग्रेफाइट का यूज करते हैं, और ग्रेफाइट का यूज करेंगे तो एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पर जो जाएगा वो कौन होगा, नेगेटिव। तो एल्यूमिना का O-2 वाला पार्ट इधर जाएगा और यहां पर कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, CO2, क्योंकि ग्रेफाइट दैट इज कार्बन, तो CO2 गैस लिबरेट करेगा। और एल्यूमिनियम है वो कहां जाएगा, कैथोड पर, Al+3 डिस्चार्ज होगा 3 इलेक्ट्रॉन से, और एक बात बताइए एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहां पर, 2, 3, 4। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना विद HNO3 है ना, प्रोड्यूसेस ए गैस दैट इज। बेटा एक बात बताइए, अगर आप गैलेना की रिएक्शन, PBS की रिएक्शन, गैलेना क्या होता है, PBS, यही मेन चीज था, है ना भाई। नाम से अगर आप फॉर्मूले पे आ सकते हो तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसका रिएक्शन आपने HNO3 से कराया, नाइट्रिक एसिड से, है ना। तो यहां पर एक गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस कौन सी होती है, NO गैस। तो एक बात बताइए, आई थिंक ये सबने आसानी से बना भी लिया होगा कि यहां पर NO गैस का प्रोडक्शन होता है, और NO गैस का जब प्रोडक्शन होगा तो इस NO गैस की आपसे फीचर पूछी गई थी, तो एक बात तो NO गैस इज पैरामैग्नेटिक। यस डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। बेंड इन ज्योमेट्री, नो भाई। एन एसिडिक ऑक्साइड, नो। न्यूट्रल ऑक्साइड है, नो। और ये कलरलेस है, यस NO इज अ कलरलेस ऑक्साइड, है ना, आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1 और 4 है वो अपने पास आंसर रहने वाला था, और आई थिंक सबने आसानी से बना लिया होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अपने को मेंशन्ड है, कंसीडरिंग द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट आर। बेटा सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, Br2 रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन है, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, और अल्फा हाइड्रोजन पर ब्रोमीन, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां पर ब्रोमीन ऐड कर दिया जाता है। तो एक बात बताइए, यहां पर प्रोडक्ट P है वो क्या बनने वाला है अपने पास, CH3 CH COOH, और यहां पर क्या रहेगा, ब्रोमीन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन ये N पोटेशियम थैलिमाइड से कराया गया, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका मतलब यहां पर जो P के प्रोसेस के थ्रू जो फर्स्ट रिएक्शन है वो प्रोडक्ट अपने को ये देने वाला है कि बेंजीन रिंग, यहां पर कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O, यहां पर रहेगा N, और N सब्स्टिट्यूट करेगा ब्रोमीन को, CH CH3 COOH, ये कंपाउंड बनेगा बेटा। अब इसका रिएक्शन, इस कंपाउंड का रिएक्शन किससे कराया गया, NaOH और हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा इसका, थैलिक एसिड। और बेटा थैलिक एसिड के साथ साथ एक प्रोडक्ट मिलेगा क्या, NH2 वाला। तो यहां पर क्या बना अपने पास, CH3 CH COOH, और यहां पर क्या आ जाएगा, NH2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आउट। तो जो Q है वो ये स्ट्रक्चर वाइज है। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए उनको पढ़ते हैं। P can be reduced to a primary alcohol using NaBH4.
पी को अपने रिड्यूस कर सकते हैं NaBH4 से अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, नहीं भाई NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कर सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ पी विद कंसंट्रेटेड NH4OH, बेटा पी का ट्रीटमेंट NH4OH से कराना है, ठीक है कराते हैं NH4OH से। तो एक बात बताइए, यहां पर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन इट गिव्स Q। तो एक बात तो यहां पर अमोनिया है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा और यहां प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से NH2। तो क्या ये Q बना रहा है? 100% ये Q का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकंड इज द करेक्ट। अब बोल रहे हैं ये Q का रिएक्शन अपने NaNO2HCl से कराएं। Q का रिएक्शन NaNO2HCl, Q क्या है? ये वाला कंपाउंड, इसका रिएक्शन NaN2HCl से कराएं तो दैट इज अ डायजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो यहां पर नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होती है, साथ में अल्कोहल बन जाता है। प्रोडक्ट क्या होता है? CH3CHOH COOH प्लस N2 गैस। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। P इज मोर एसिडिक देन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा P में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यस डेफिनेटली P इज मोर एसिडिक देन दिस वन, है ना। तो आई थिंक सब लोगों ने बना लिया होगा। तो यहां पर आंसर अपना रहने वाला है वो क्या है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब एक रिएक्शन सीक्वेंस वहां पर अपने को मेंशन्ड है और ये रिएजेंट यूज करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन अपने लिए सुटेबल रहेगा। देखो P की वैल्यू अगर आप H2PD इथेनॉल लेते हो तो यहां पर जो NO2 ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा और NO2 ग्रुप की जगह यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा? NH2, यहां पर CH3। अब एक बात ये R का वैल्यू डाइजोटाइजेशन करवाया जाए तो यहां पर S कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन रिंग पर N2 प्लस Cl माइनस और यहां पर अपने पास क्या रहेगा बेटा? CH3। अब एक बात बताइए, इसका H2O से रिएक्शन कराएं, डेफिनेटली इथेनॉल टाइप का कंपाउंड बनेगा, लेकिन अपने पहले सीक्वेंस को चेक कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात P का वैल्यू H2PD इथेनॉल अमाइन बनाएगा, देन R का वैल्यू डायजोटाइजेशन रिएक्शन बनाएगा। फिर यहां पर जो ये कंपाउंड U है वो क्या बनेगा? बेटा एक बात तो H3PO2 ने रिडक्शन किया तो यहां पर H3PO2 जैसे रिडक्शन करेगा तो बेंजीन रह जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस की जगह क्या आ जाएगा? बेंजीन, और यहां पर अपने पास क्या रहेगा? CH3। अब एक बात बताइए, इसी का आगे ऑक्सीडेशन भी कराया गया KMnO4 से तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये फर्स्ट है वो स्टेटमेंट क्या रहेगा? करेक्ट। सेकंड पे आए, SnHCl P की वैल्यू रहोगे, रिडक्शन होगा, अगेन NH2 आ जाएगा। फिर HNO2 से कराओगे डाइजोटाइजेशन, N2 प्लस Cl माइनस बनेगा और S का वैल्यू यही है 100%, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड पर आते हैं, S का वैल्यू ये बोल रहे हैं CH3 N2 प्लस Cl माइनस है, वो अपनों ने मेंशन ही कर रखा वहां पर। अगर अपने T की बात करें तो बेटा T क्या बनेगा? पानी से रिएक्शन कराओगे क्या यही बनेगा? यस, N2 प्लस Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट करेगा पानी और OH आ जाएगा। फिनॉल बनाने की GMP में भी पढ़ा हुआ है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी। अब एक बात बताइए, U का वैल्यू, एक बात तो पहली बात तो यहां पर अल्कोहल क्या करेगा? रिडक्शन, और रिडक्शन करेगा N2 प्लस Cl माइनस की जगह क्या आ जाएगा? H, वही टोलुइन बचा, टोलुइन का ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड, थर्ड भी करेक्ट आंसर है। अब एक बात बताइए फोर्थ ऑप्शन, एक बात तो फोर्थ में इसने बोला गया कि COOH बना हुआ है Q, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक बात R से इसका रिडक्शन कराएंगे तो NH2 आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा? NH2 COOH। लेकिन एक बात तो जो T कंपाउंड है, मतलब ये जो बना है वो S है, दैट इज, तो एक बात तो ये S बना, और क्या S का रिएक्शन पानी से करवा कर क्या आप इस NH2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपना फोर्थ है जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट सेक्शन अपना स्टार्ट हो गया और इस नेक्स्ट सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, अपने को एक मैच मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ रिएक्शन है और बने हुए प्रोडक्ट को उससे मैच करना है। देखिए सबसे पहली बात, पहले रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये प्रोडक्ट यहां पर बनने वाले हैं। अच्छा, आई थिंक सब लोग जानते हो BaO2 का रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो परोक्साइड 100% बनेगा। यहां पर मेन चीज है परोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? BaSO4। थर्ड रिएक्शन में आए तो यहां पर क्या बनेगा? थर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पर ड्रॉ कर देते हैं ना। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? CaCl2
प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन में भी अगेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, BaCl2 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और एक बात बताइए, लास्ट रिएक्शन में कैल्शियम का ही हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का ही बाइकार्बोनेट है, तो ये क्या बना देगा बेटा, CaCO3 प्लस H2O। अब इनको सूटेबल सीक्वेंस के साथ अपने को मैच करना है बेटा इस रिएक्शन में। तो एक बात बताइए, यहां पर मैच करते हैं, चलिए। सबसे पहले फर्स्ट है H2O2। H2O2 कौन कौन से रिएक्शन में बना है बेटा, H2O2 Q में बना है और H2O2 S में बना है। तो H2O2 Q में बना है, यस 100% सही बात है, और S में बना है। तो अपना फर्स्ट और जो 4 है वो आंसर रह सकता है। चलिए बात करते हैं सेकंड के रिगार्डिंग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड की बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहां कहां बना, P में बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और R में भी बना है। तो P और R में बना है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी क्या है, करेक्ट है। अगर अपने थर्ड की बात करें तो थर्ड है BaCl2। BaCl2 कौन कौन से रिएक्शन में बना अपने पास, BaCl2 बना बेटा एक तो S में, ओनली S में ही बना है। तो एक बात बताइए, थर्ड का आंसर S रहने का, दोनों में ही S है। अब एक बात बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट कहां पर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है P में एंड T में। तो एक बात बताइए, P और T में बना है, R में नहीं बना, तो अपना आंसर यहां पर क्या रहेगा, 4। एकदम इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन को यूज किया गया था। बेटा एनसीईआरटी की रिएक्शंस को एकदम अच्छे से पढ़िए, ये अपने लिए मेंस और एडवांस दोनों के लिए फ्रूटफुल रहेगी, है ना। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया कि इन जो कॉम्प्लेक्स है इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अपने बात करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, यहां पर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स दिया गया क्रोमियम का, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में +2 है, और +2 वाले इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम होगा 3d4 में। ठीक है, तो पहला पूछा गया है कि T2G ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है तो डेफिनेटली पेयरिंग करेगा। तो T2G में अपने पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 4। तो ये P स्टेटमेंट है इस कॉम्प्लेक्स के लिए सही है। दूसरी बात करें, बोले यहां इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन रहेगा। एक बात बताइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो रहने वाला है ना। तो यहां पर म्यू की वैल्यू है वो रॉन्ग मेंशन्ड है, तो क्यू गलत है। दिस इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि पेयरिंग होगी। फिर बोल रहा है मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं गलत है अभी। टी बोल रहा है D4 स्पीसीज है, यस दिस इज अ D4 स्पीसीज, तो अपना यहां पर TRT है वो मैच होगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के साथ। इसी तरह अपने को अदर कॉम्प्लेक्स को भी मैच करना है। तो बेटा सबसे पहली बात, यहां पर रुथेनियम एलिमेंट मेंशन्ड है, और यहां पर ये Ru+4 में होगा, और Ru+4 में होगा तो बेटा यहां पर Ru+4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज रखता है 4d4। तो सबसे पहली बात, T2G में क्या 4 इलेक्ट्रॉन है, यस यहां पर भी पेयरिंग होगी, है ना। डेल्टा O की वैल्यू डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो यहां पर भी पेयरिंग होगी और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, डेफिनेटली P स्टेटमेंट सही है। फिर एक बात बताइए, क्यों बोल रहा है कि यहां पर जो डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने पास 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन रहेगा। नहीं भाई, यहां पर डाइपोल इतना नहीं रहेगा, अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डेफिनेटली राइट बात है। मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि D4 स्पीसीज है, यस दिस इज द D4 स्पीसीज, तो अपना यहां पर PRST ये 4 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर
सबसे पहली बात, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दिया गया है +2 में, तो क्रोमियम होता है 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d4 बनेगा। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फुल ऑन कमांड रखो ताकि कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, है ना, आसानी से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, यहां पर सबसे पहली बात, T2g ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। क्या T2g में 4 इलेक्ट्रॉन पानी क्या वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2g में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये बात क्या होगी अपनी गलत होगी, है ना, क्योंकि आइडिया होना चाहिए ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। तो एक बात बताइए, यहां पर दूसरा स्टेटमेंट मेंशन्ड है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4.9 होगा। एक बात, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, डेफिनेटली रहेगा, तो ये Q है, इसके लिए सही है। अब बात करें नेक्स्ट की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नहीं भैया वीक फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहां होगा, तो ये गलत है, R नहीं होगा। मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या मेटल आयन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नहीं गलत है ये भी, है ना। D4 स्पीसीज है, यस दिस इज D4 स्पीसीज, तो Q and T दोनों आंसर रहेंगे, है ना। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की ओर मूव करें। Fe होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d6 बचा, और पानी वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर जो 3d6 है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखेगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहां पर क्या T2g में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, T2g में यहां पर Fe के इस कॉम्प्लेक्स में क्या 4 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। तो बेटा एक बात बताइए, सबसे पहली बात, Fe+2 में 3d6 4s2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को डिस्चार्ज कर दिया तो यहां पर बना 3d6, और 3d6 में जब आप इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन बनेगा, है ना। तो एक बात बताइए, यहां पर अगर अपने बात करें क्या T2g में 4 इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन है, तो P अपना स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरी बात करें, क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इतना ही रहेगा, 100% सही बात है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नहीं भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा। तो एक बात बताइए, यहां पर नेक्स्ट है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, बेटा +2 है, गलत है। D4 स्पीसीज है, नो भाई D6 स्पीसीज है, तो अपना यहां पर PQ मैच रहेगा। चलो चेक करते हैं कौन सा आंसर होगा। पहले का PRT होना चाहिए, तो भाई ये तो नहीं होगा, चौथा आंसर। तो अब दूसरा बोल रहा है कि रुथेनियम के लिए, मतलब सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए PRST सही है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए PRST सही है, PRST सही है, तो इधर भी सही है, PRST सही है, PRST सही है। और यहां पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो सही था PRT था, तो यहां पर RT है और यहां पर PR है, S तो नहीं होगा, मतलब ये सेकेंड भी क्रॉस हो गया। अब मूव करें नेक्स्ट की ओर, तो थर्ड वाले ऑप्शन के लिए क्या मैच करेगा, बट थर्ड में Q and T मैच कर रहे हैं, तो ये अपना फर्स्ट आंसर हो जाएगा, और फोर्थ में P and Q मेंशन्ड है ना, तो आराम से अपने कर सकते हैं। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मैच मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हैं, और एनिलीन को मैच करवाना है इन स्टेटमेंट से। तो एक बात बताइए, सोडियम फ्यूजन इट मींस लेसाने एक्सट्रैक्ट, लेसाने एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं नाइट्रोजन सल्फर की पहचान के लिए, है ना, तो इनको आयोनाइज किया जाता है। तो एक बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन आयोनाइज होगा और साइनाइड बनाएगा, और फेरिफेरोसाइनाइड टेस्ट देते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रीड आउट करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन हीटिंग or boiling with FeSO4 followed by acidification with concentrate H2SO4 gives Prussian blue color. Yes, it is the correct statement. फिर लिखा हुआ है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड गिव्स रेड ब्लड रेड कलर। बेटा इनकरेक्ट है, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हो तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। एडिशन ऑफ द कंपाउंड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिजल्ट इन द इफर्जेंस, नहीं भाई ये भी रॉन्ग है। द कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन, यस ऑर्थो की दोनों साइड और पैरा पर यहां पर ब्रोमिनेशन होता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर क्या रहेगा अपने पास, एस भी रहेगा। फिर बात कर रहे हैं कि FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर, नहीं भी ये रॉन्ग है, तो P और S सही है, तो ये तो एक ही ऑप्शन में है फोर्थ में। चलिए फिर भी चेक करते हैं ऑर्थोक्रिसोल के रिगार्डिंग। क्या ऑर्थोक्रिसोल में
सेकंड का टी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं ना ओनली। तो यहां पर ऑर्थोक्रिसोल है, FeCl3 के साथ वोलेट कलर देगा, डेफिनेटली देगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड वाला पार्ट भी सही है। थर्ड को चेकआउट करते हैं। सिस्टीन, बेटा सिस्टीन में स्ट्रक्चर होता है CH2SH, सल्फर भी है, एमिनो एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, NH2 भी है। तो इसका मतलब यहां पर थर्ड का जो Q एंड R है वो स्टेटमेंट चेक करते हैं। सल्फर नाइट्रोजन दोनों हो तो ब्लड रेड कलर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो Q सही है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस भी लिबरेट करेगा, ये भी सही है, तो QR बोथ आर करेक्ट। फोर्थ का कैप्रोलेक्टम है, कैप्रोलेक्टम का रिएक्शन करवाना है और P वाला टेस्ट दे। बेटा कैप्रोलेक्टम के स्केलेटन में दिस इज अ साइक्लिक इमाइड है ना, और साइक्लिक इमाइड है तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन है तो डेफिनेटली अपने को प्रशियन ब्लू टेस्ट या फेरिफेरोसाइनेट टेस्ट की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्थ। हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमावत, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। ठीक है, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 का जो हमारे पास में केमिस्ट्री का पेपर था जेईई एडवांस का। तो पेपर 1 का जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट था उसका अपन जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। चले, तो पहला न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 moles ऑफ Hg गैस इज कंबस्टेड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना। फिक्स्ड वॉल्यूम कैलोरीमीटर का मतलब है यहाँ पर जो भी हीट रिलीज होगी कंबस्शन के दौरान वो किसके बराबर होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर, विद एक्सेस ऑफ O2 एट 298 केल्विन एंड 1 atm इनटू HgO। तो बन गया प्रोडक्ट क्या बन रहा है? HgO सॉलिड। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेंपरेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 312.8। तो इस दौरान जो हमारे पास में टेंपरेचर इंक्रीज हुआ है वो 298 केल्विन से कितना हो गया? 312, मतलब 14.8 केल्विन, 14.8 केल्विन का तापमान बढ़ा है यहाँ पे। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कैलोरीमीटर की हमारे पास में जो हीट कैपेसिटी 20 दी है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Hg गैस की दी है, क्योंकि Hg का जो हमारे पास स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक फॉर्म होता है मर्क्यूरी का, Hg लिक्विड होता है तो उसमें उसकी 0 होती है। तो यहाँ गैस फॉर्म में दे रखा है, गैस फॉर्म में 0 नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू दी है 61.32 किलोजूल रेस्पेक्टिवली। देन द कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, HgO की मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको x दी है, तो इस x की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वाइज आपको बतानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी। तो डेल्टा U बराबर होगा CdT। ठीक है, C कितना है हमारे पास में 20 इंटू dt कितना 14.8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 296 किलोजूल। अब ये 296 किलोजूल किसके लिए? 2 मोल के लिए। और ये डेल्टा H का साइन क्या, डेल्टा U का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि हीट क्या हो रही है हमारे पास में? रिलीज हो रही है। ये किसके लिए? 2 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए निकालना है, तो क्योंकि ये 2 मोल दे रखा है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा? -148 किलोजूल। ठीक है, चले ये डेल्टा U आ गया। अब हमें एंथैल्पी निकालनी है, एंथैल्पी होती है डेल्टा H, तो हमें डेल्टा H के ऊपर काम करना है। तो आप देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर हमारे पास में? Hg गैस प्लस O2 गैस से बनेगा हमारे पास में HgO सॉलिड। ठीक है, और इसको 1/2 से मल्टी और इसका डेल्टा HR निकाल लेंगे अपन। तो हमारे पास में डेल्टा H अगर निकालना है रिएक्शन का, तो डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस ऑफ डेल्टा NgRT। ठीक है, तो रिएक्शन का डेल्टा Ng की बात करते हैं। डेल्टा Ng क्या होता है? प्रोडक्ट के गैसीय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट के गैसीय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम। तो उत्पाद के रस समीकरणमिति गुणांक गैस का तो कोई है नहीं, इधर रिएक्टेंट में कितना 1/2 और हमारे पास 1, तो कितना आ जाएगा 3/2, तो डेल्टा Ng हो जाएगा 3/2। चले तो अगले स्लाइड में देखते हैं डेल्टा H माइनस ऑफ 148, ठीक है, डेल्टा Ng -3/2 इंटू R की वैल्यू 8.3 गिवन है, और टेम्परेचर हमारे पास में किस टेम्परेचर फाइंड आउट करना है इसको? 298 केल्विन पता निकालना है, 298, तो इंटू कितना आ जाएगा? 298। ठीक है, तो और इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1.5 हो जाएगा 3/2 इंटू 8.3 इंटू 0.298, तो ये बनेगा हमारे पास में 3.71। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -151.71 किलोजूल। तो ये हमारे पास है डेल्टा H आ गया। अब डेल्टा H आया तो डेल्टा H एक्चुअली होता क्या? डेल्टा HR होता क्या हमारे पास में? समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में अगर देखेंगे हमारे पास में, तो रिएक्शन में हमारे पास में प्रोडक्ट कौन था? प्रोडक्ट है HgO, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ HgO। ठीक है, माइनस ये तो हो गया प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Hg गैस
ठीक है, और माइनस ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2 इंटू 1/2। अब O2 का आपको दे नहीं रखा, चिंता करने की जरूरत नहीं, वैल्यू वैसे भी 1 होती स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ 151.71। HgO का आपको निकालना है, इसकी वैल्यू कुछ x एज्यूम कर लेते हैं, और इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको Hg की दे रखी है। Hg की कितनी दी है, 61.32। तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 61.32। तो ये इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 151.71 प्लस ऑफ 61.32। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 151.71 में से 61.32 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 11 में से हमारे पास में 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, ये 6 में से जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास है 110। ये आ जाएगा हमारे पास में 15 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। तो 90.39 कितना आ जाएगा, 90.39 माइनस का आएगा। ठीक है, और आपको आंसर कैसे बताना, मैग्नीट्यूड वाइज बताना है। तो मैग्नीट्यूड वाइज आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में 90.39 है ना। 90.4 भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं आंसर, या फिर 90.39 भी आप आंसर जो है यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल, आपको इस पेयर का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और 3 इन पेयर का आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा स्पेस है ना वोल्ट में ना, ये गिवन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक ही मेटल की है, एक ही किसी एलिमेंट की डिफरेंट स्पीसीज दे रखी है और उनका E नॉट आरपी दे रखा है, और अगर आपको किसी एक पेयर का E नॉट आरपी निकालना है तो इसके लिए हमारे पास में 2 मेथड है। एक तो आप सभी की पेयर्स की रिएक्शन लिख लें, इसकी रिडक्शन की रिएक्शन, इसकी रिडक्शन, सबकी रिडक्शन की रिएक्शन लिख लें, सबका डेल्टा G नॉट निकाल ले क्या है, और जो आपको रिएक्शन चाहिए उस रिएक्शन का डेल्टा G नॉट जो है वो रिएक्शन कैसे ऑब्टेन की जाएगी, तो डेल्टा G नॉट को एडिया सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो, क्योंकि अपन जानते हैं E नॉट को डायरेक्टली एडिया सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि E नॉट जो होता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है, इसलिए इसको सीधा नहीं जोड़ सकते। दूसरा इसका तरीका क्या है, इसको लेटिमर डायग्राम से कर सकते हो। किससे कर सकते हो, लेटिमर डायग्राम कैसे बनाते हैं कि क्या करना है, आपको जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको सबसे इधर लिख लेना है, और ऑक्सीडेशन नंबर के घटते हुए क्रम में आपको अरेंज कर देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या आ जाएगा, MnO4 माइनस सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके बाद है MnO2 है, इसके बाद में है हमारे पास में Mn+2 है, और इसके बाद में है Mn है सबका। इसके बाद जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर लिख लो, तो 1.68 वोल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर कितना हमारे पास है 1.21 वोल्ट है, यहाँ पर कितना माइनस ऑफ 1.03 वोल्ट है, सबका लिख लिया। अब यहां से यहां का आपको क्या करना है, E नॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका E नॉट मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब करना क्या आपको, प्रिंसिपल क्या है, इस पूरे का जिसका आपको फाइंड आउट करना है E नॉट इंटू कितना आ जाएगा, एन फैक्टर कितना, यहाँ से 7 है, 7 से कहां जा रहा है 0 में 7 बराबर, बीच में जितने भी छोटे छोटे आ रहे हैं इन सबको ऐड कर लेना है। तो कितना आ जाएगा 1.68 इंटू यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, कितना चेंज हो रहा है 3 का। ठीक है, प्लस यहाँ वाला कितना 1.21 E नॉट इंटू ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है 2, प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास है माइनस ऑफ 1.03 इंटू एन फैक्टर कितना है 2। इस सबको ऐड कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.04। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 2.42, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 2.06। तो यहां से जो E नॉट की वैल्यू है वो इन सबको ऐड करके क्या कर देंगे अपन 7 का से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 7 से डिवाइड कर लेना है, तो 7 से डिवाइड करने पर हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा ये हमारे पास में, ये बचेगा 0.36 बनेगा। तो 0.36 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.4। तो 5.4 डिवाइडेड बाय 7, तो 5.4 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 5.4 से डिवाइडेड बाय 7 ये बन जाएगा 0.77। कितना आ जाएगा 0.77। तो इसका जो E नॉट है, E नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.77 वोल्ट। ठीक है, तो लेटिमर को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीकरण अवस्था घटते हुए क्रम में एक एक प्रजाति को जमाते जाना है, और उसके बाद में जो जोड़ेगा हमारे पास पेयर का E नॉट आरपी दे रखा है, इससे इसके कन्वर्जन का E नॉट आरपी कितना दे रखा था 1.68 लिख लिया, फिर इससे इसके कन्वर्जन का 1.21 दे रखा था, सबका एक एक करके अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, फिर यहां से लेकर के जो लास्ट तक का जो E नॉट है इंटू इसका एन फैक्टर जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, छोटे छोटे जितने भी हैं बीच में उन सबका E नॉट और उनके एन फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.01 मोल ऑफ ईच, है ना। इन चारों स्पीसीज का हमारे पास में 0.01 मोल लेकर के 100 ml वाटर में सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो आपसे रिजल्टेंट पीएच पूछेगी। देखो इस सॉल्यूशन में बात करें तो ये हमारे पास में एक एसिड की तरह काम करेगा, ये हमारे पास में एक सोल्ट है ना, सोल्ट है जिसको एम्बीप्रोटिक स्पीसीज की तरह भी एक्ट कर सकता है, और ये हमारे पास में कैसा स्ट्रांगली बेसिक सोल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पहले हमारे पास में ये बेस और ये एसिड एक बार दोनों रिएक्शन करेंगे। तो कैसे रिएक्शन होगी हमारे पास में H2CO3
प्लस NaOH, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा NaHCO3 बनेगा। क्या बनेगा? NaHCO3। तो दोनों के कितने कितने मोल है? 0.01 मोल, 0.01, 0.01। तो ये दोनों ही फिनिश हो जाएंगे। तो ये कितना बनेगा? 0.01 मोल बनेगा। तो अब सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें बची हुई है, एक तो NaHCO3 बचा हुआ है, एक Na2CO3। तो NaHCO3 जो है 0.01 मोल तो पहले ही था उसका, ठीक है। अब 0.01 मोल और आ गया तो 0.02 मोल हो गया। दूसरी तरफ बात करें Na2CO3 की, तो Na2CO3 का कितना मोल हो गया हमारे पास में? 0.01 मोल हो गया। अब ये इन दोनों का जो मिक्सचर है ये एक बफर सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? इन दोनों का सॉल्यूशन जो है एक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों का मिक्सचर। तो ये बफर से सिंपल सा इसका पीएच कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। वीक एसिड की स्पीसीज है तो एसिडिक बफर है। और बफर में भी कौन सा वाला हमारे पास में? सेकंड हाइड्रोजन निकलने वाला, सेकंड हाइड्रोजन। तो कौन सा? pK2 यूज करेंगे। तो पीएच बराबर हो जाएगा pK2 प्लस लॉग, ऊपर आ जाएगा हमारे पास Na2CO3 की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आ जाएगा NaHCO3 की कंसेंट्रेशन, ठीक है। चले तो कितना? pH बराबर pK2 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 10.32 प्लस लॉग, ऊपर इसका कितना? 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02। अच्छा सर आपने तो मोल पुट किया कंसेंट्रेशन, तो यहां पर देखो इसके डिवाइड में भी 100 पुट करोगे, इसके डिवाइड में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो pH बराबर कितना है हमारे पास में? 10.32। ये बनेगा हमारे पास में 1/log2, तो माइनस log2 की वैल्यू कितनी दी है? 0.3 दी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10.02। तो इसकी pH कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 10.02, ठीक है। तो ये बन जाएगी सॉल्यूशन की pH बन जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम ऑफ CuNO3 को क्यूप्रिक नाइट्रेट दे रखा है आपको विद एक्सेस Ki रिजल्ट्स इन द ब्राउन सॉल्यूशन विद अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द PPT। अब ये देखो बहुत कॉमन रिएक्शन है, कई बार आई हुई है। तो एक्चुअली रिएक्शन क्या होगी हमारे पास में? जो क्यूप्रिक नाइट्रेट है, कॉपर सेकंड नाइट्रेट है, वो Ki के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके CuI की पीपीटी बनती है। किसकी पीपीटी बनती है? CuI की व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। और साथ में I2 बनता है, ठीक है, और साथ में KNO3 बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को अपन बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो देखो यहां पर क्या है, इस रिएक्शन में आयोडीन का जो है हमारे पास रिडक्शन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बट यहाँ पर अभी भी स्टिल आयोडीन -1 में अवेलेबल है। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है उनका एग्जांपल। तब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? पहले मैं इस कॉपर की बात कर लेता हूं। देखो इस कॉपर में ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, +2 से जा रहा है +1 में, कितने का चेंज हो रहा है? 1 का, ठीक है। तो चलो मैं ये 2 कॉपर ले लेता हूं। 2 कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे पास? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का I- से अगर I2 -1 से 0 में जाना, कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने I- को I2 में जाना पड़ेगा हमारे पास में? 2 I- को I2 में जाना पड़ेगा। तो -1 से 0 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 2। तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 बैलेंस है। अब यहाँ बात करते हैं 2 कॉपर है, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे? 2 कॉपर लगा देंगे। अब 2 आयोडीन एक्स्ट्रा हो गए तो 2 और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। बाकी अगर आपको पोटेशियम को बैलेंस करना है तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे, ठीक है। अब जो ये ब्राउन हमारे पास में सॉल्यूशन बना, ब्राउन सॉल्यूशन कैसे बनता है? जो Ki है, एक्सेस Ki, ठीक है, ये हमारे पास इस I2 के साथ में रिएक्शन करता है और Ki3 बना लेता है। क्या बना लेता है? Ki3, जिसका कलर जो होता है ब्राउन कलर होता है। पीपीटी नहीं बनती है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है इसका। तो यहां पर अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रही है हमारे पास में? ओवरऑल रिएक्शन बन रही है 2CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 4 और 1, ये कितना हो जाएगा? 5 Ki। I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2CuI प्लस हो जाएगा हमारे पास में I2 और प्लस आ जाएगा हमारे पास में 4 KNO3। ये हमारे पास में नेट रिएक्शन बैलेंस बन जाएगी ना। आजकल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से आते हैं कि हमारे पास में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा है? पासिंग H2S थ्रू दिस ब्राउन सॉल्यूशन गिव्स अनदर प्रेसिपिटेट ऑफ द I। अब ये हमारे पास में वापस जो पास करते हैं तो पास करने पर Ki3, सॉरी यहां पर जो प्रोडक्ट है ये Ki3 लिखना है। हाँ, अब इसके अंदर वापस क्या करते हैं? H2S पास करते हैं। H2S पास करने पर आगे फर्दर रिएक्शन होगी। फर्दर रिएक्शन क्या होगी? H2S की अगर रिएक्शन अपन Ki3 ब्राउन सॉल्यूशन में, तो इसकी जो रिएक्शन होगी इससे सल्फर बनेगा और सल्फर की अगेन हमारे पास में येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी या पीपीटी बोल सकते हैं। प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में यहां पर HI और प्लस बन जाएगा हमारे पास में Ki,
ठीक है, ये जो है इसकी एक बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी हमारे पास में। अब इस रिएक्शन में हमें बोला क्या है, देखें इस रिएक्शन में हमें क्या बोला है, हाँ, ऑन ट्रीटमेंट 3.74 ग्राम है ना ऑफ द एक्सेस, है ना, ठीक है। तो 3.74 ग्राम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3.74, है ना। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कॉपर का कितना हमारे पास में, कॉपर का आपको दिया है यहाँ पर 63, तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं 63। NO3 का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 और ये कितना हो जाएगा 48, 62 इंटू 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, 62 इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 124। तो 124 इसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7, ये बन जाएगा हमारे पास 8 और ये बन जाएगा 1, तो 187, तो ये हो जाएगा 187, ठीक है। तो ये देखें तो 187 से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कट रहा है, तो ये कितना बन जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मोल, इसके ये मोल आ गए, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये जो Ki3 है ये अगली रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो इसके मोल यहाँ पर निकाल लेते हैं। जब इसका देखो 2 मोल लेते हैं CuNO3 का, तो इसका कितना बनता है 1, तो इसका 2 × 10⁻2 लेंगे तो इसका कितना मोल बनेगा 2 × 10⁻2/2, यानी कि 10⁻2 मोल बन जाएगा। अब ये मोल इसके यहाँ यूज होंगे, रिएक्शन बैलेंस ही ऑलरेडी, तो इसका कितना मोल बनेगा 10⁻2 मोल। आपसे पूछा है कि इस पीपीटी का मास कितना बनेगा, क्या पूछा आपसे, अनदर गिव्स पीपीटी x द अमाउंट ऑफ x इन ग्राम, तो इसका हमारे पास है मोल आ गया, तो सल्फर का वेट अपॉन मोलर वेट, सल्फर का मोलर वेट कितना 32, तो वेट बराबर आ जाएगा 0.32 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पीपीटी आपको बोली गई उस पीपीटी का वेट कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.32 ग्राम, ठीक है ना, वेट कितना आ जाएगा इसका 0.32 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अगला डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ द व्हाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स अ गैस Q, द अमाउंट ऑफ CuSO4 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस Q। तो सबसे पहले देखो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, NaOH की रिएक्शन व्हाइट फॉस्फोरस के साथ कराते क्या बनता है, बहुत फेमस रिएक्शन है, कई बार आई हुई है। P4 की रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराते हैं तो NaOH के साथ कराने पर बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्लस बनता है PS3, ठीक है। और ये PS3 आगे फर्दर हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करता है, ये हमारे पास रिएक्शन करता है CuSO4 के साथ में, और ये बनाता है Cu3P2 प्लस H2SO4, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों रिएक्शंस को अपन क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने पर हमारे पास में ये जो रिएक्शन है यहां आ जाएगा हमारे पास में 3 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, और ठीक है P4, और इसको वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो इस साइड में आ जाएंगे हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, सिंपल सी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहां पर बात करें तो हमारे पास में यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा हमारे पास में 2 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 3, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास में बैलेंस हो जाएगी। अब हमें पूछा गया, देखें चलते हैं स्लाइड पर, 1.24 ग्राम, जिसका 1.24 ग्राम लिया गया है, डिवाइड बाय मोलर मास इसका 124 हो जाएगा, फॉस्फोरस 31 होता है, ये 10⁻³ मोल आ जाएगा, ठीक है। अब 10⁻² मोल, सॉरी, अब इसका 10⁻² मोल है तो इसका 1 मोल लेते हैं, तो इसका कितना बनता है 1 मोल, तो 10⁻² मोल लेंगे तो ये भी कितना आएगा 10⁻² मोल। तो इस गैस का फॉस्फीन, जो ये गैस बोला गया ना आपको, गैस Q, तो ये गैस है हमारे पास में, इसका 10⁻² मोल बना, इसका 10⁻² मोल है, ठीक है। तो इसका कितना मोल चाहिए होगा, तो देखो 2 के साथ में कितना चाहिए 3 चाहिए, ठीक है। तो 2 के साथ में 3 चाहिए, तो इसके कितने मोल चाहिए होंगे हमारे पास में 10⁻³ इंटू कितना चाहिए होगा हमारे पास में, है ना, 2 के साथ में कितना चाहिए इसका 3 चाहिए, तो 10⁻² के साथ में कितना चाहिए होगा 3/2 इंटू 10⁻², तो कितना आ जाएगा 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताएं हमारे पास में इसके मोल 1.5 इंटू 10⁻² मोल। आपसे क्या पूछा है इसका, आपसे क्या पूछा है इसका मास पूछा, क्या पूछा है मास पूछा है, तो अपन इसका मास निकाल लेते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। तो CuSO4 का मोलर मास क्या हो जाएगा, कॉपर का आ जाएगा 63, SO4 का कितना हो जाएगा 96, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 15, तो 159, ठीक है। तो W बराबर आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 159 इंटू 10⁻², तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 159 इंटू 1.5, ये आ जाएगा हमारे पास में 238.5
इंटू 10⁻⁻², तो वेट बराबर आ जाएगा 2.385 ग्राम। तो ये जो है इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर बन जाएगा 2.385। इतना वेट जो है इसका हमारे पास में रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलिए, तो आपसे शायद वेट ही पूछा था ग्राम में। ठीक है, गैस एक्स को कंज्यूम करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो रिएक्शन आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है मोर देन वन टाइप है। द करेक्ट रिलेटेड टू द एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज, एडसॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिसॉर्प्शन रिजल्ट यूनिमोलिकुलर लेयर, बिल्कुल सही बात है। जो केमिसॉर्प्शन होता है, केमिकल एडसॉर्प्शन होता है, ये कौन सा होता है हमारे पास में, यूनिलेयर होता है, जबकि हमारे पास फिजॉर्प्शन फिजिकल एडसॉर्प्शन मल्टीलेयर होता है। ये बात सही है। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फिजॉर्प्शन इज इन रेंज ऑफ द 100 to 140, नहीं ये गलत हो गया। फिजॉर्प्शन की जो रेंज होती है वो 40 किलो जूल तक होती है। कितनी होती है हमारे पास में, 40 किलो जूल के आसपास होती है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, सेकंड है, थर्ड है केमिसॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक, नहीं, जितने भी एडसॉर्प्शन है, भले वो फिजिकल हो भले वो केमिकल एडसॉर्प्शन हो, इन दौरान हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर द फिजॉर्प्शन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। गैस जो फिजॉर्प्शन में होती है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़ी रहती है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास में रेट ऑफ फिजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और टेम्परेचर कम करने पर क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो ये बात क्या हमारे पास में सही है। केमिकल एडसॉर्प्शन जो होता है हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है, जबकि फिजिकल एडसॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण जो होता है वो निम्न ताप पर ज्यादा उत्तरदायी होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में लिस्ट मैचिंग है। ठीक है, चलिए लिस्ट मैचिंग है। चलिए आपको मैच द रेट एक्सप्रेशन इन द लिस्ट वन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स विद द करस्पॉन्ड प्रोफाइल। ठीक है, तो एक्स को ये कंपाउंड जो डिकम्पोज हो रहा है उसके लिए आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में रेट है ना, kx अपॉन xs अपॉन x अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ x है ना। तो x हमारे पास में xs क्या दिया है, यहाँ पर कुछ दिया है क्या, xs क्या है, नहीं दिया है। xs कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, xs से बहुत अधिक है ना, जैसे नीचे क्वेश्चंस में दिया गया है। xs हमारे पास में बहुत कम है, इक्विलिब्रियम कुछ वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, कंसेंट्रेशन कुछ वैल्यूज दे रखी है, चले है ना। ठीक है, एक्सेस कोई कांस्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑल पॉसिबल कंसंट्रेशन। तो देखो हमारे पास दो कंडीशन बन सकती है, अगर x बहुत बहुत छोटा है ना, तो अगर x बहुत बहुत छोटा है तो देखो पहला वाला जो है इसमें रेट बराबर क्या दिया, kx xs प्लस x। अगर मैं मानूं कि x बहुत बहुत छोटा है, तो बहुत बहुत छोटा इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल है ना, तो देन एक्सेस, तो उस केस में इसको क्या कर लेंगे अपन, नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो r बराबर बन जाएगा k x की पावर 1, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर आएगा। और दूसरा क्या, अगर हमारे पास में x की जो वैल्यू है अगर वो बहुत बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, xs के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे तो ये x से x कट जाएगा, तो r बराबर बन जाएगा k x की पावर 0, मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो यानी कि ग्राफ आपको मैच करना है कि हमारे पास में हाफ लाइफ टाइम, सब इधर हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, तो देखें हमारे पास इस पे हाफ लाइफ टाइम के दो ग्राफ बन सकते हैं कि जब हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास में बहुत ही कम है तो रिएक्शन जो है कौन सा फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर को, और जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, जीरो ऑर्डर को। तो देखें फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम होती है, अर्धायुकाल होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जबकि हमारे पास में थ्रू आउट द चेन, तो यहाँ तो इनिशियल कंसेंट्रेशन x, तो यहाँ पर एक ही x की कंसेंट्रेशन के लिए ग्राफ के दो पार्ट है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है वो कहीं सही हो सकता है, देखो कैसे, यहां से लेकर के यहां तक ये जो वाला पार्ट है हमारे पास में इतना सा पार्ट है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस टाइप से है, ये कुछ इस टाइप से है ना। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर हमारे पास हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो है हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। और उसके बाद अपन जानते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है हमारे पास में, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, A0/2k, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो कॉन्स्टेंटली यहां आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर हाफ लाइफ बढ़ रहा है, तो इसका जो हमारे पास में एक तो P मैच करेगा। दूसरा अगर अपन बात करें ग्राफ की, तो यहां पर अगर अपन देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट के बीच में, तो इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट के बीच में यहां पर देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट के बीच में
तो कोई ग्राफ मेरे को बनता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि इसका जो ग्राफ आना चाहिए था वो रेट और इसके बीच में ग्राफ ऐसा आना चाहिए था कि जब कंसंट्रेशन बहुत ही हमारे पास में कम है तो फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर की रेट क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, उसके बाद ऐसा आना चाहिए था कांस्टेंट, क्योंकि जीरो ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता है। बट यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसा कर्व दे रखा है, कैसा देखा है, कर्व दे रखा है, तो ये थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात तो थोड़ा सा गलत हो जाएगी, तो बाकी तो कोई मैच करेगा नहीं। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से मैच करना चाहिए, ओनली पी मैच करना चाहिए, ओनली पी, है ना। तो ओनली पी जो है हमारे पास में मैच कर रहा है, देखो दो में, ठीक है, दो, इन दोनों में से कोई आंसर बन सकता है, देखते हैं आगे चलते हैं। अगला क्या हमारे पास में, रेट एक्स, ये वाला सेम एक्सप्रेशन दे रखा है और बोला है हमारे पास में वेयर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन एक्सेस, एक्स की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी थी, कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसा होगा हमारे पास में, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करेगा नहीं। तो एक तो इसका तो देखो पी मैच कर रहा था, ठीक है, इसका एक तो क्यू मैच कर जाएगा। दूसरा हमारे पास में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए हमारे पास ln एक्स और टाइम के बीच में ऐसा ही कर्व बनता है, क्योंकि इक्वेशन क्या आती है हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर में, ln a नॉट माइनस ln at बराबर होता है हमारे पास में kt। तो यहां से ग्राफ क्या बनता है हमारे पास में, ln at बराबर आता है माइनस ऑफ kt प्लस ऑफ ln a नॉट। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ mx प्लस क्या हो जाएगा c, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो सेम कर्व अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये दे रखा है t, तो कौन सा मैच कर जाएगा, q और t मैच कर जाएगा। देखते हैं ऐसा कौन सा मैच कर रखा है, q यहां पर मैच कर रहा है। देखो यहां पर सिंगल मैचिंग ही आई थिंक दे रखी है, बाकी मल्टीपल मैचिंग भी करेगी यहां पर, ठीक है। अगला है हमारे पास में, और तो कोई मैच करेगा नहीं, बाकी तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, रेट और इसके व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन एक्स इज वेरी वेरी हायर, वेरी वेरी हायर, जो कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर लेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो रेट लो जो वो सिंपल सा क्या आ जाएगा, kx अपॉन x आ जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो ऑर्डर बन जाएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा ग्राफ है हमारे पास में, जीरो ऑर्डर के लिए एक तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, जीरो ऑर्डर के लिए एक तो ये मैच कर जाएगा और दूसरा हमारे पास में और तो कोई मैच करेगा नहीं। तो एक ही ग्राफ जो है यहाँ पर हमारे पास में मैच करने वाला है, वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, S। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास में S, इसका QT, इसका P। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हमारे पास में R व्हेन द इनिशियल एक्स इज वेरी मच हायर, जब एक्स की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास में, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन है तो क्या कर लेंगे अपन, इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, एक्स इज वेरी मच हायर देन एक्सेस। तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर लेंगे तो ये बचेगा एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो कैसा आ जाएगा हमारे पास में, फिर से फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, फिर से कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कौन सा मैच कर जाएगा, अगेन QT मैच कर जाएगा, क्या मैच कर जाएगा हमारे पास में, QT। अब देखो इससे सबसे अप्रोप्रिएट मैचिंग किसकी आ रही है हमारे पास में, फर्स्ट का P, सेकंड का Q और T में से आना चाहिए S। तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल मैचिंग, देखो लिस्ट मैचिंग में ही होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि कई मल्टीपल मैच कर रहे होते हैं बट आंसर एक एक ही दिया होता है या दो दो ही दिया होता है, कई के 3 मैच कर रहे होते हैं, 4 मैच कर रहे होते हैं, बट पूरे मैचिंग वहां पर नहीं दिए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये था हमारे पास में जेईई एडवांस 2022 का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर 1। आई होप आप लोगों को कुछ नए कंसेप्ट यहाँ पर सीखने को मिले होंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन सेकंड पेपर में।